नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं अनंत भट्ट। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। तो आज बात होगी मौसम की, बात होगी तारीखों की, मौसम के चक्र की। मौसम आज पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बनता जा रहा है। इस पहेली को सुलझाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। इसकी वजहों को गहराई से समझा जा रहा है। आधुनिक विज्ञान अपने नजरिए से मौसम के चक्र को परिभाषित करता है, लेकिन मौसम पर मंथन की एक भारतीय परंपरा भी है और इसी भारतीय परंपरा में मौसम का बाकायदा एक कैलेंडर तैयार किया जाता है, जिसमें पूरे साल के मौसम का अनुमान लगाया जाता है और इस कैलेंडर में ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर तिथियां भी तय होती हैं, जो समय काल परिस्थिति के हिसाब से बदल जाती हैं। तो कार्यक्रम में मौसम के इस चक्र पर आधुनिक विज्ञान की व्याख्याओं को भी समझेंगे और मौसम के चक्र और तारीखों के विज्ञान पर क्या कहता है हिंदू कैलेंडर, इस पर भी बात होगी। खास मेहमान हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। महीना मार्च है, लेकिन गुजरते मार्च में मौसम कब कौन सा पैगाम सुना दे ये किसी को नहीं मालूम। अब देखिए ना, मार्च ने हमारे बीच गर्म दिनों के साथ दस्तक दी थी, लेकिन जाते जाते ये मार्च ठंड और बारिश लेकर आया। एक ही महीने में लोगों ने गर्मी का एहसास भी कर लिया और इसी मार्च में लोगों ने बादलों को जमकर बरसते हुए भी देख लिया। और तो और मार्च में मौसम ने ऐसी करवट ली कि लोगों को फिर से कंबल निकालने को मजबूर होना पड़ा। नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो ये ज़्यादातर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बहुत शैलो रहा, सिर्फ हिल्स में इफेक्ट हुआ, तो वो आपका हीटिंग प्लेन्स पे ज़्यादा होगा, तो जिसके चलते हुए आपको दिखेगा गर्मी जल्दी आ जाएगी। और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस डीप होती है, जैसे आपका पूरा मार्च महीने में रहा, तो उसके चलते हुए जो लोअर एटमॉस्फेरिक वेदर सिस्टम्स इस समय होते हैं, उनको रीइंफोर्स होता है और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ जाता है, क्लाउडिंग बढ़ जाता है और आपका टेम्परेचर घट जाता है। मार्च में कुछ दिन बाकी हैं और मौसम विभाग ने महीने के आखिर में फिर बादलों के आने की भविष्यवाणी कर दी है। जाहिर है बीते 30 दिन में मौसम ने ऐसे ऐसे रंग दिखा दिए हैं कि हर कोई दंग है। सबसे गर्म मार्च का रिकॉर्ड भी इसी साल टूटा है। बादलों के बरसने का रिकॉर्ड भी इसी मार्च ने तोड़ा है। ऐसे में सवाल है, आखिर मौसम दिन पर दिन पहेली क्यों बनता जा रहा है। पिछले साल भी पिछले लगभग 35 से 50 साल का एक पूरा डेटा निकालकर उस पर पूरा रिसर्च हुआ था। तो ये देखने को मिला था कि जहां पर जिन इलाकों में बारिश ना के बराबर होती थी, तो वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होने लगी है और जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती थी वहां पे नहीं होने लगी है। तो इसका जो जितने वैज्ञानिकों के आधार पर जाएं तो वो इसका सीधा सीधा कारण बताते हैं क्लाइमेट चेंज को। मौसम के मिजाज को समझने का अपना एक साइंटिफिक पैटर्न है, लेकिन मौसम को पढ़ने के कुछ पारंपरिक तरीके भी हैं। हिंदू कैलेंडर में भी बरसों से ऋतुओं और उसकी बदलती चाल पर मंथन चलता रहा है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक 6 ऋतुएं हैं और इन ऋतुओं की चाल का ग्रहों की चाल से सीधा कनेक्शन है। कहा जाता है कि भारत में अब तक 20 पंचांग बन चुके हैं। हर युग में ग्रहों की चाल बदलती है, जिससे मौसम भी आगे पीछे होता है। देखिए, मौसम के दिन प्रतिदिन के लक्षण को अगर हम समझना चाहें कि रोज रोज का मौसम कैसा रहेगा, उसके लिए सप्त नाड़ी चक्र बनाया जाता है। और जैसे मौसम के वैज्ञानिक रोज के मौसम का हाल बताते हैं, वैसे सप्त नाड़ी चक्र से आप रोज के मौसम का हाल जान सकते हैं और कब मौसम में परिवर्तन होगा, कब गर्मी होगी, कब तेज हवाएं चलेंगी, कब बारिश के छींटे आएंगे। ये बात अगर आपको रोज के जीवन में जाननी है तो उसके लिए आपको ज्योतिष के सप्त नाड़ी चक्र को देखना होगा।
कहते हैं भारत के ज्योतिष शास्त्र का आयाम बहुत बड़ा है और वो ऋतुओं के बदलने के साथ ही त्योहारों की तिथि भी निर्धारित करता है और मौसम की चालों को भी समझने का दावा करता है। देखिए, ऋतुओं की जो काल गणना है वो लगभग 2-2 महीने का ड्यूरेशन होता है। जैसे हम वर्षा की बात करें तो वर्षा का समय लगभग जुलाई अगस्त का समय होता है और वर्षा ऋतु के स्वामी होते हैं चंद्रमा। इसकी जो काल गणना है वो नक्षत्रों के आधार पर की जाती है। सूर्य किस नक्षत्र में कब प्रवेश कर रहे हैं उस नक्षत्र के हिसाब से ऋतुओं की गणना की जाती है और हर ऋतु के एक स्वामी ग्रह होते हैं जिसके हिसाब से उस ग्रह का प्रभाव उस ऋतु में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। और एक ऋतु का जो चक्र है वो लगभग 2 महीने तक बना रहता है। जाहिर है हिंदू कैलेंडर का अपना कैलकुलेशन है जिससे न केवल ऋतुओं की चाल को समझा जा सकता है बल्कि ग्रह नक्षत्रों को समझकर त्योहारों की सटीक तिथि भी बताई जा सकती है। सोचिए, जिस कैलेंडर में ऋतुओं से लेकर तिथियों के कैलकुलेशन की सटीक जानकारी हो तो क्या वो हिंदू कैलेंडर आज मौसम की इस अबूझ पहेली को समझने में मददगार साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बात मौसम की इस पहेली को समझने की ही होगी, बात होगी तिथियों के निर्धारण की भी। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। 2 अलग अलग नजरिए आज आपको यहां पर देखने और सुनने को मिलेंगे। हमारे साथ जीपी शर्मा जी मौजूद है जो कि स्काईमेट वेदर सर्विसेज के प्रेसिडेंट हैं। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। इसके अलावा हमारे साथ पर्यावरणविद आनंद आर्य भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ नंदिता पांडे जी मौजूद रहेंगी जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी वान्या आर्या भी जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। उनसे भी हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि बात मौसम की हो रही है तो सबसे पहले जो मौसम का आधुनिक नजरिया है उसी को हम समझ लेते हैं। जीपी शर्मा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये मौसम पहेली क्यों बनता जा रहा है? मौसम का जो ये चक्र है वो बदलता क्यों जा रहा है? एक ही महीने में मौसम के कई रूप देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। नॉर्मली ऐसा समझा जाता था पहले कि मौसम में बदलाव एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जी। सर्दी आनी हो तो भी और सर्दी जारी है तो वापस तो भी बहुत एक स्मूथ और ग्रेजुअल प्रोसेस धीरे धीरे। जो मार्च का महीना होता है तो उसको हम ट्रांजिशन मंथ जिसको कहते हैं जिसमें बदलाव आता है वो उसमें उसकी गिनती की जाती थी। लेकिन हमने देखा फरवरी मेरे ख्याल में अब तक का ड्राईएस्ट मंथ, बिल्कुल ही सूखा। कुल मिला के कहें तो 68% की कमी रही थी पैन इंडिया, जो कि बहुत ही उस कैटेगरी में आता है जिसमें कि सूखाग्रस्त क्षेत्र होते हैं जी। और वही मार्च के पहले पखवाड़े में भी हमने देखा पहले 2 सप्ताह में लगभग वैसा ही ट्रेंड था। लेकिन एकदम से मौसम बदला। दूसरे सप्ताह से तो करीब बहुत सारे भागों में बहुत वर्षा हुई जो कि एक समय पर लगभग 70-80% कम चल रही थी मार्च में। वही आज के दिन में हम करें 30% सरप्लस है पैन इंडिया। इतनी वर्षा हुई है। बेसिकली मैं तो ये कहूंगा कि चाहे हम इसको कुछ भी कहें क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह जो पहले कोई एक्टिव नहीं आई थी वो आ गई। अभी एक के बाद एक आ रही हैं। अभी तो इतना ही नहीं जो मैंने बताया है, आने वाले दिनों में और वर्षा है और ओलावृष्टि है और पहाड़ों में बर्फ है। तो ये सब कुछ और है जो कि मुझे, जैसा हम बार बार कहते हैं कि कुछ तो चेंज है पैटर्न में। हम चाहे क्लाइमेट चाहे चेंज कहें इसको या ग्लोबल वार्मिंग कहें। चलिए मैं शर्मा जी आपके पास लौटता हूं। मैं आनंद आर्य जी का रुख करना चाहूंगा। आनंद जी, आपने सुना जीपी शर्मा जी को। अब सवाल यह है कि पैटर्न में चेंज मौसम का है या पर्यावरण में ही आप चेंज महसूस कर रहे हैं? देखिए, बड़ा सिंपल है। जिसको हम मौसम समझते आए हैं सदियों से, अब पिछले 2 या 3 सदियों से अगर हम इस चीज को समझते हैं कि जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है वेस्ट में और उसके बाद सारी दुनिया के अंदर फैल गया है जी, उसके साथ साथ पॉपुलेशन का एक तरह से मैं कहूँगा एक्सप्लोजन हुआ है और उसकी वजह से पर्यावरण की जो क्षतियां हुई हैं, जितना उनको डिस्ट्रॉय किया गया है, पेड़ों को काटा गया है, दुनिया भर की आपकी हाउसिंग आ गई है, हाउस बनाने के तरीके बदल गए हैं जो कि आपके पर्यावरण के हिसाब से ठीक नहीं है। जैसे आप सीमेंट यूज करते हैं, आप स्टील यूज कर रहे हैं, आप शीशा यूज कर रहे हैं,
ये सारे के सारे एक तरह से गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो एक बैलेंस था हमारा आज से 500 साल पहले या 1000 साल पहले, और मैं कहूंगा जैसे भारत जैसे देश में 100 साल पहले भी जो एक बैलेंस था वो तो पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। आज इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी वजह से पेड़ काटे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई अब आपकी इतनी पॉपुलेशन हो गई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, आपको गाड़ियां भी चाहिए, ये सब करें, पर उसके साथ अगर सरकार इस चीज पे ध्यान दे कि भाई एनवायरनमेंट के लिए जो जरूरी है वो पहले किया जाए। आनंद जी, मैं आता हूं आपके पास इस पहलू को भी और विस्तार से समझेंगे। मैं आपके पास लौटूंगा। मैं यहां पर नंदिता जी को डिबेट में शामिल करना चाहूंगा। नंदिता जी, ये जो वैज्ञानिक नजरिया है, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से हो या फिर मौसम विज्ञान के नजरिए से हो, ये अपने अपनी तरीकों से इनको आकलन करते हैं, लेकिन एक भारतीय परंपरा की भी हम बात कर रहे हैं, हम मौसम के कैलेंडर की भी बात कर रहे हैं, हम उस कैलेंडर की भी बात कर रहे हैं जो तिथियों का निर्धारण करता है। तो उस नजरिए से अगर देखा जाए तो मौसम का ये पैटर्न, क्या आप भी इसको पढ़ रहे हैं, या जिस तरीके से व्याख्या इसकी वैज्ञानिक तौर पर की जा रही है, क्या आप भी वो बदलाव देख रहे हैं इसके अंदर? देखिए, हमारे लिए ज्योतिष नजरिए से अगर देखा जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए क्योंकि आप पहले पिछले 10 वर्षों का या 50 वर्षों का पंचांग उठा के देखें, या आने वाले 50 वर्षों का पंचांग उठा के देखें, या इस साल का भी आप पंचांग उठा के देखेंगे, आपको जिस तिथि में जो बोला जाएगा कि उस समय में बारिश होगी, जो हमारे चंद्र कैलेंडर से होता है, कभी आषाढ़ मास थोड़ा पहले होता है, थोड़ा बाद में होता है, या सावन मास का कब उदय हो रहा है, तो वो आप देखेंगे कि बारिश वर्षा जो होगी सावन और भादों में ही होगी, उससे पहले आपके मंथ्स में नहीं आएगी। तो ना ज्येष्ठा में आएगी, ना आषाढ़ में आएगी, बहुत रेयरिटी से ऐसा होगा कि उस समय पे आएगी। पर नक्षत्रों का भी बहुत सारा योग होता है, उनका सम्मिलन भी होता है, प्लैनेट्स का होता है कि कौन से ग्रह आपस में युति कर रहे हैं, दृष्ट कर रहे हैं, उस पे आधारित होकर के पंचांग जो है वो एक फोरकास्ट करता है जो बताता है कि आने वाले समय में चैत्र में आषाढ़ की फीलिंग अभी हमने देखी है बरसात के तौर पे। आप ये नक्षत्रों का भी तो देखें ना। दूसरा जो होता है कि अर्थ वॉबल कर रहा है अभी, और ये चीज हमारे पंचांग में इस चीज को कैलकुलेट किया जाता है। हमारी जो वैदिक ज्योतिष है, हम उसमें जो सिडरल एस्ट्रोलॉजी हम बोलते हैं, हम उसमें अर्थ का टिल्टेशन भी कैलकुलेट करते हैं, जो कि 23.5 डिग्री का होता है, और 23.5 डिग्री में अर्थ ऑलरेडी वो किया हुआ, तो उसमें जो कॉन्स्टलेशंस जितने भी घूम रहे हैं उसकी एग्जैक्ट पोजीशन समझ में आती है कि कौन सी कहाँ पे किस समय मूवमेंट हो रही है कॉन्स्टलेशन की, या अर्थ के बेसिस में पर्सपेक्टिव में क्या हो रहा है ना। और इसी में उत्तरायण और दक्षिणायन भी आधारित होता है। हमारी सारी तिथियां आपके उत्तरायण पे जब सूर्य उदय होता है और 3 ऋतुएं आती हैं उसमें, और जब सूर्य दक्षिण की तरफ जाता है, और जब बादल और वर्षा ज्यादा गहराती है, तो उस पे बेस्ड हमारे सारी तिथियां होती हैं। सारे हमारे जितने भी वैवाहिक कार्यक्रम हो या अच्छे कार्यक्रम हो वो उत्तरायण में होते हैं, दक्षिणायन में पूजा अर्चना वाले कार्यक्रम ज्यादा होते हैं। तो इसी वजह से है क्योंकि सूर्य पे निर्धारित होकर के और चंद्र पे निर्धारित होकर के तिथियां और मैं वान्या जी का रुख करना चाहूँ। वान्या जी, आपने नंदिता जी की बात को सुना कि जिस परिवर्तन की बात आज हम वैज्ञानिक दृष्टि से कर रहे हैं, उस परिवर्तन को लेकर बहुत पहले से भविष्यवाणियां होती रही हैं ज्योतिष शास्त्र के अंदर, भारतीय जो मौसम की जो परंपरा है मंथन की उसके अंदर। लेकिन जो हम बात करें आधुनिक विज्ञान की, तो वो भौतिक कारणों को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ों के कटाव को देखा जाता है, प्रदूषण को देखा जाता है, जो सीमेंट के जंगल उग रहे हैं शहरों में उनको देखा जाता है। ये कहा जाता है कि ये असंतुलन पैदा कर रहे हैं। लेकिन जिस परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं वो उस परिवर्तन का आधार क्या है? आप किस आधार पर परिवर्तन देखते हैं? बहुत सारे चेंजेस आज की डेट में जो हमारे एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस में आ रहे हैं, डिफरेंट उसके रीजंस हैं। खाली इंडिया तक ही नहीं, इसका इम्पैक्ट अक्रॉस द ग्लोब जो है वो देखा जा रहा है। हर चीज जो है, जैसे जैसे हम कलयुग की तरफ जा रहे हैं तो हर चीज बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिटीज में जाती जा रही है, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम्स में जा रही है। अगर गर्मी हो रही है तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में, अगर सर्दी हो रही है तो आप फील कर रहे हैं वो एक्सट्रीम में है। कभी कोई वेदर है और ऑल ऑफ ए सडन ये जो वेदर फ्लक्चुएशंस है इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आपका ओजोन लेयर जितनी ज्यादा आपकी डिप्लीट
होती जा रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, आपका हीट वेव्स हो गए, आपके ऑल ऑफ ए सडन आपके थंडर स्टॉर्म्स हो गए, फायर हो गए, तो बहुत सारे ये जो रीजंस हैं। बट बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट पंचांग, अगर हम पंचांग की बात करते हैं तो वहां पर हम सूर्य के मूवमेंट से देखते हैं, क्योंकि साल में जो है 6 ऋतुएं होती हैं। वानी, जो कारण आपने गिना है उन कारणों की मैंने कहा ना भौतिक वजह यहाँ पर बताई गई हैं कि अगर डिप्लीशन हो रहा है ओजोन का तो उसकी वजह क्या है, अगर थंडरस्टॉर्म्स आ रहे हैं, बेतरतीब आ रहे हैं तो उसकी वजह क्या है, उसके पीछे कारण गिनाए गए हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि आप जो परिवर्तन जो आप देख रहे हैं उस परिवर्तन का आधार आप लोगों का क्या रहता है? उस परिवर्तन का आधार की, क्योंकि पंचांग में जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो उत्तरायण की वजह से और दक्षायन की वजह से ही होती हैं। एक साल में जैसे 6 ऋतु हैं तो हर ऋतु की जो 2 मंथ्स की ड्यूरेशन है, पहले उत्तरायण में आपकी 3 ऋतुएं आएंगी, फिर आगे दक्षायन में आपकी 3 ऋतुएं आएंगी, और उस हिसाब से ही जो है आपके ऋतुओं के हिसाब से ही आपके वेदर में जो चेंज आता है वो पूरा कैलकुलेशन जो है उस बेसिस पर होता है। उसको छोड़कर जो है आपका उस टाइम पर ट्रांजिटरी मोमेंट्स क्या हैं उस चीज पर भी डिपेंड करता है कि गोचर में प्लैनेट्स कहां पर हैं, प्लैनेट्स की कंजंक्शन, जो प्लैनेट्स की युतियां होती हैं, प्लैनेट्स की दृष्टियां, ये सब चीजें जो हैं मैटर करती हैं। और जब पंचांग की जब उसे लिखा जाता है तो ये सारी चीजों को कंसीडर करके लिखा जाता है। अभी जैसे इतना एक्सट्रीम आ रहा है तो आप आने वाले टाइम में देखेंगे ये और ज्यादा एक्सट्रीमिटीज की तरफ ये सब चीजें जो है बढ़ती जा रही हैं। तो काफी सारे फैक्टर्स जो हैं वो मैटर करते हैं, इवन वो ल्यूनर मोमेंट की तरफ। यहाँ पर एक सवाल मेरा और आपसे, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, वो ये कि जो काल, परिस्थिति, स्थान, इनको भी तो देखा जाता है, तौला जाता है। तो जब आप काल, परिस्थिति, स्थान पर मंथन करते हैं, उसके अंदर आप उसके नजरिए से चीजों को तौलते हैं, तो वहां पर तो भौतिक कारण अहम हो जाते हैं बजाय कि ग्रह नक्षत्रों के। नहीं, देखिए ग्रह नक्षत्र का मैं आपको सिंपल कारण करूंगी और आप इसको एक कॉपी पेन लेके लिख लें और साल भर में नोट करें। वरुण जो होते हैं वो देवता होते हैं जल के, और साथ में मून का हम कैलकुलेशन करते हैं जब भी हम रेनफॉल की बात करते हैं। थोड़ा सा बारिश के यहाँ पे वर्षा की चर्चा करें कि वर्षा हम कैसे निर्धारित करते हैं, कब होगी, कैसे होगी, क्यों होगी, है ना। तो वर्षा में ग्रह नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लैनेटरी पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, चंद्रमा हो गया, बुध हो गया, इनकी किस पे दृष्टि पड़ रही, अगर बहुत क्रूर ग्रहों की दृष्टि इन पे पड़ रही है तो उस पर सूखा ज्यादा पड़ता है, वर्षा कम होती है। लेकिन अगर जैसे अभी इस समय गुरु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, और साथ में प्लैनेट्स की आपस में जो कॉम्बिनेशन है बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं, तो अचानक से वर्षा होने के निर्धारण हो गए आपके मार्च के महीने में, जो आपने पहले मुझसे इससे पहले प्रश्न पूछा था। दूसरा जैसे होता है कि जब हवा कैसे चल रही, किस डायरेक्शन में चल रही है, अगर आपकी हवा बह रही है उसी डायरेक्शन में बह रही है, ये पंचांग निर्धारित पहले ही कर देता है कि अगर पूर्वा बह रही है और पूर्वा की तरफ ही अगर विंड जा रही है तो उस वर्ष में, और नॉर्थ से भी विंड आ रही है। क्या प्रकृति इतनी एक्सपेक्टेड होती है? मतलब मुझे तो लगता है कि नहीं, विंड साइकिल आपके एक्सपेक्टेड होते हैं, बिकॉज आपकी अर्थ की वॉबलिंग के साथ आपके पूरे सर्कुलर एटमॉस्फेरिक मोशन जो होता है उसके एक्सपेक्टेशंस होते हैं, वही आपके वेदर फोरकास्ट वो उस चीज को मैपिंग करते हैं। हम जो करते हैं हम वो उससे थोड़ा सा ऊपर जाके हम कॉन्स्टलेशंस एंड उन सारी चीजों को लेके मैपिंग करते हैं कि इस समय ये नक्षत्र होगा, तो इस नक्षत्र में जैसे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र है, ये नक्षत्र जो होते हैं, ये नक्षत्र कहीं पे हैवी रेनफॉल्स के इंडिकेटेड हुए। तो जब भी इन नक्षत्रों के साथ कुछ ऐसे प्लैनेट कॉम्बिनेशंस आपके बन जाएंगे तो वर्षा निर्धारित है, भले ही अकाल पड़ा हो, सूखा पड़ा हो। चलिए मैं सीधे आनंद आर्य जी का रुख करना चाहूंगा। आनंद जी, एक जो कैलेंडर, जो हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से वो अपने तरीकों से चीजों की गणना कर रहे हैं, वो काल परिस्थिति को भी मायने रखते हैं, लेकिन आप जब देखते हैं कि ये जो पूरा चेंजेस आ रहा है इसमें क्लाइमेट चेंज एक बड़ी वजह इसकी मानी जाती है, तो इस क्लाइमेट चेंज का साइकिल अगर हम देखें तो वो कैसे मूव कर रहा है और कैसे प्रभावित कर रहा है इस पूरे के पूरे सिस्टम को? देखिए बड़ा सिंपल है, जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं किसी की तरह की कंट्रोवर्सी में, पंचांग में, नक्षत्रों में, ज्योतिष में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि वो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है। बट एक बड़ा सिंपल सा फैक्ट है कि जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब टेम्परेचर बढ़ने के 10 कारण हैं और उसमें सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने पहाड़ों को, अपने वृक्षों को, और जो इस तरह के फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट को, टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं, उनके ऊपर जो वहाँ जो तब्दीली हो रही है, वहाँ जो चेंज आ रहा है, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। अगर नक्षत्र इतना ही कहते तो वो ये बता सकते थे
कि किस दिन ओलावृष्टि होगी और किस दिन नहीं होगी। मैं उस कंट्रोवर्सी में जाना ही नहीं चाहता हूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली को, जो दिल्ली आज से 70 साल पहले सिर्फ 6 स्क्वायर किलोमीटर 6 किलोमीटर के रेडियस में थी और आज वो 70 किलोमीटर के रेडियस में है या उससे ज्यादा ही है, क्योंकि आपका नॉर्थ साउथ एक्सिस तो 130 किलोमीटर के करीब हो गया। अब ये पूरा एरिया जो पहले ग्रीन होता था, जहां पे आपको दिखता था कि आप उस एरिया में अगर आप आए तो 10 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, आज वो नहीं हो रहा। यह है क्लाइमेट चेंज, और इसी की वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, देश का बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर एरिया का बढ़ेगा, पूरे रीजन का बढ़ेगा, देश का बढ़ेगा या वर्ल्ड का बढ़ेगा, जैसा कि हो रहा है आज की डेट में, तो उसकी वजह से आपका क्लाइमेट चेंज, आपका टेम्परेचर बदलेगा। टेम्परेचर बदलेगा तो आपकी बारिश के ऊपर फर्क पड़ेगा, आपकी गर्मी के ऊपर फर्क पड़ेगा, आपका जितना पानी आपने संचय कर रखा उसके ऊपर पड़ेगा। और जैसे जैसे जो एरिया पूरा ग्रीन था, जो पानी था, जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता था, आप उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, आज 55 डिग्री हो जाएगा। नंदिता जी का छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद मैं जीपी शर्मा जी का रुख करना चाहूंगा। नंदिता जी, छोटा सा रिएक्शन आपका। वो कह रहे हैं कि एक्यूरेसी जी नहीं, पर मैं ये बता सकता हूं कि हाँ, जो टेम्परेचर पिछले सालों में हम 45 डिग्री के ऊपर नहीं जाता था, या गया तो एक दिन 50 डिग्री। चलिए आनंद जी, आपके पास आता हूं। नंदिता जी कुछ छोटा सा कमेंट करना चाह रही हैं। नंदिता जी कुछ छोटा सा कमेंट करना चाह रही हैं। देखिए, आई अग्री कि क्लाइमेटिक चेंज में कहीं पे इस तरह से इन्फ्लक्स ऑफ कॉन्क्रीट जंगल्स हो गए हैं, ये हो गए, लेकिन जहां पे ग्रह नक्षत्रों की बात है, किसी भी वेदर साइंटिस्ट या किसी ने ये नहीं बोला अंटार्कटिका का 1/3 भूखंड अलग होकर के गिरेगा, बल्कि ये 4 साल पहले मेरी प्रेडिक्शन रही ग्रह नक्षत्रों के आधार पे कि ये ऐसा होगा। तो ये बेसिक्स आप ये बोलें कि ऐसा हो रहा है। अब हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, पर मैं एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो हम ग्लोबल कूलिंग की तरफ जा रहे हैं। एंड आई थिंक आप एनवायरमेंटलिस्ट या वेदर उनसे आप ये चीज के बारे में जरूर जाने की कोशिश करिए। मेरे ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से हम ग्लोबल कूलिंग की तरफ ज्यादा आगे बढ़े। चलिए, एक परसेप्शन ये भी है, इसको लेकर भी कहा जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सेप्ट को ही, इस पर ही सवाल खड़े करते हैं। खैर, मैं सीधे जीपी शर्मा जी का रुख करना चाहूंगा यहाँ पर। शर्मा जी, एक जो हम बात सुनते हैं इस पूरे वेदर कंडीशंस के अंदर, वेदर सिस्टम के अंदर, वो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब देखते हैं हम कि एक महीने में 3-3, 4-4 वेदर डिस्टर्बेंस के हम जिक्र सुन लेते हैं। तो ये वेदर डिस्टर्बेंस का जो अकरेंस है इतना फ्रीक्वेंट क्यों होता जा रहा है, अगर हम इसको साइंटिफिक नजरिए से समझने की कोशिश करें तो? देखिए, आप कोई भी जो वेदर सिस्टम है उसको इन आइसोलेशन नहीं उसको पढ़ सकते। उसको ये कनेक्टिविटी जो है एक से दूसरे की लगभग ग्लोबल पैरामीटर्स हैं। चाहे हम कई बार आपने देखा होगा एल नीनो की बात करते हैं, ला नीना की बात करते हैं, और बहुत सारे ओशनिक पैरामीटर है, इंडियन ओशन डाइपोल की कहीं वो, ये सब का मिला जुला असर एक दूसरे पे इफेक्ट जरूर रहता है। और उसके चलते ही अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं हो बढ़ती है या सडनली बढ़ जाती है या उसका प्रभाव पड़ जाता है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनसे भी उसका कनेक्शन होता है। जैसे ये एल नीनो का हमें प्रभाव देखने को मिलेगा अभी से ही हमें, क्योंकि जल्द ही बहुत न्यूट्रल कंडीशन है अभी, वो बदल जाएगा, उसका वर्ल्ड वाइड इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी जो एकदम से, मैं जीपी शर्मा जी आप इसकी वजह से आपके पास आता हूं मैं, और मैं थोड़ा सा यहां पर एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दो तरफ से सामने आए हैं। आप कह रहे हैं कि हम टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट बढ़ रही है, और नंदिता जी ने यहां पर एक पॉइंट रखा है कि हम कूलिंग एज की तरफ जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इस पे भी हम बातचीत करेंगे। सीधे मैं वान्या जी का रुख करना चाहूंगा। वान्या जी, अब कोई स्थिति हमारे सामने है तो जाहिर सी बात है उसका प्रभाव भी होता है, और जब हम बात कर रहे हैं मौसम की, तो मौसम का जो कनेक्शन है, कहते हैं कि उसका ह्यूमन नेचर से भी कनेक्शन है और उसका नेचर एट लार्ज से भी कनेक्शन है। तो ये कैसे चीजें गुथी हुई हैं आपस में? हमारी हर ऋतु का जो है कहीं ना कहीं हमारा साइकोलॉजिकल माइंड से बहुत ज्यादा कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कभी गर्मी होती है तो आप लोग देखोगे आपके बहुत ज्यादा आपके अंदर एग्रेशन बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आने लगता है। जब भी आप देखते हो कि बहुत ज्यादा गर्मी है तो वो हीट जो है आप अपने अंदर भी
फील करने लगते हैं। जब पतझड़ का मौसम आता है तो आप देखते हैं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा उदासी आ रही है, आपका किसी भी चीज को करने का मन नहीं करता है, आपको बहुत ज्यादा अपने अंदर लेजीनेस आती है, बहुत ज्यादा गिडीनेस फील होती है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का जो इम्पैक्ट है हमारे ह्यूमन माइंड पर बहुत ज्यादा पड़ता है। कभी आपको एंजाइटी फील होगा, कभी आपको डिप्रेशन फील होगा, कभी आपको बहुत ज्यादा हीट स्ट्रोक्स फील होंगे, कभी ऑल ऑफ ए सडन आप देखेंगे अचानक से आपको ठंड लग गई, सर्दी लग गई। जैसे वर्षा ऋतु में अचानक से आपको सर्दी, खांसी, बुखार, विच इज लाइक वेरी कॉमन सिम्टम जो है। ये सब चीजें देखेंगे कि कहीं ना कहीं इन ऋतुओं का कितना इंपैक्ट हमारे माइंड पर आता है, हमारे ब्रेन पर आता है। कि जैसे ही कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है, तो आप देखते हैं कि आपका मूड स्विंग जो है, मतलब इट्स नॉट ऋतुओं तक ही नहीं, ओवरऑल आपका जो माइंड है और आपका मूड है, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। शायद वान्या जी यही वजह है कि ऋतुओं का जो पूरा साइकिल है, चक्र है, उसमें छोटे छोटे अंतराल पर हमारे यहाँ फेस्टिविटीज की भी जो है फेस्टिविटीज होती हैं। मैं नंदिता जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। नंदिता जी, जो बात हम कर रहे थे मार्च में बरसात की, तो क्या ये प्रेडिक्शन था और क्या ये एक्सपेक्टेड था, या केवल एक ये कहा जाता है ज्योतिष के बारे में कि एक भविष्यवाणी एट लार्ज कर दी कि ये हो सकता है, तो हो तो कुछ भी सकता है दुनिया में। तो देखिए, प्रेजेंट को कोई नहीं बोलता। बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा है, और ये सभी लोग अभी अपना कैलेंडर लेकर के, पंचांग लेके चेक कर सकते हैं। अभी इस समय मैं आपको बात कर रही थी कि वर्षा कब होती है और भारी वर्षा कब होती है। तो बुध का, शुक्र का, बृहस्पति की अगर युति हो, परस्पर दृष्टि हो, साथ में सूर्य का कंजक्शन हो, तो भारी वर्षा के इंडिकेशन होते हैं। ऐसे ही कुछ युति इस समय लगभग ये 17-18 मार्च के आसपास में आप देखेंगे उस पूरे फेज में रही, जिस समय दिल्ली में भी एकदम से अचानक से बहुत ज्यादा भारी बरसात। और अभी क्या है, सूर्य है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। जब भी सूर्य उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होता है, जनरली टेंडेंसीज होती है, अगर बाकी कॉम्बिनेशन प्लैनेट्स के पुश कर रहे हैं भारी वर्षा के। इस समय बुध, बृहस्पति, शुक्र, जो ये मैं मिड मार्च की बात कर रही हूं, एक साथ है, साथ में सूर्य साथ में था। तो ये होने की वजह से वर्षा के इंडिकेशन, और ये ऐसा नहीं है कि हर साल ऐसे युतियां बनती हैं, ऐसा नहीं होता है। ये इस वर्ष ऐसी बनी है, काफी वर्षों के बाद। अब से लेकर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक की बात करूं आपसे जी, अप्रैल के मिड अप्रैल तक की बात करूं, तो आपकी गणना क्या कह रही है, मौसम कैसा रहने वाला है? मैं देखिए फिर इसको नोट डाउन भी करके रखूंगा। बिल्कुल, देखिए अगर मैं इसमें अभी नंबर उससे देखूं तो आपके 4th हाउस, 3rd हाउस और 9th हाउस एक्टिवेटेड हो गए इस समय एकदम से, है ना। जब चतुर्थ भाव एक्टिवेट होता है तो चतुर्थ भाव का मतलब होता है आपका घर, संसार, परिवार, उसमें कोई इंप्लीकेशंस होंगे, एफर्ट्स होंगे, और उसमें कुछ मौसम के बदलाव की इंडिकेशंस आएंगे। शुक्र शिफ्ट हो चुके हैं ऑलरेडी इस समय मेष राशि में, राहु के साथ चले गए हैं। तो गर्मी होगी या मौसम सम रहेगा? नहीं, मौसम अभी ऐसे ही रहेगा, थोड़ा गड़बड़ रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा ओलावृष्टि नहीं होगा। गड़बड़ से क्या नहीं, जैसे बरसात है, बरसात रहेगी, थोड़ा बहुत आंधी तूफान आ सकता है, पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा आएगा, बिकॉज चतुर्थ भाव से जो आपका 3rd हाउस भी एक्टिवेटेड हो रहा है, तो वहां पे इंडिकेशंस नजर आते हैं। दूसरी चीज जो है, जो मौसम का बदलाव है अभी इस समय रहेगा, क्योंकि अभी भी आनंद जी ने एक बात कही थी, एग्जैक्ट डेट का कुछ है? नहीं, एग्जैक्ट डेट के लिए तो मेरे को फिर पूरा लैपटॉप लेके बैठना पड़ता है आपको, तो मैं आपको एग्जैक्ट डेट भी बता देती हूँ, उसमें कोई वो नहीं है। आप नेक्स्ट प्रोग्राम करिए और मुझे बताइए कि मुझे एग्जैक्ट डेट, तो मैं आपको डे बाय डे के हिसाब से अप्रैल 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से आपको उस तिथि में क्या बारिश होगी, नहीं होगी, धूप होगी, नहीं होगी, मैं आपको बता दूंगी विदाउट एनी वेदर फोरकास्ट। मैं जीपी शर्मा जी का रुख करना चाहूंगा। जीपी शर्मा जी, इन्होंने कहा कि अगले 10 से 15 दिनों में मौसम में ये उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आपका फोकस क्या कह रहा है? क्या आप भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे हमने देखा पहले कि मार्च में फर्स्ट हाफ में बिल्कुल ही अलग से मौसम था, और अभी उसके विपरीत बिल्कुल ओलावृष्टि भी हुई, बारिश भी हुई, स्नोफॉल भी हो गया, जो कि धीरे धीरे ये परिस्थितियां ऐसे होती नहीं है। एक बार मौसम में बदलाव आना जब शुरू होता है तो हमें धीरे धीरे हम ट्रांजिशन की तरफ जाते हैं, जो कि नहीं हुआ। और आने वाले दिनों में भी अभी कोई ऐसा संभावना नहीं है कि मौसम में एकदम से सुधार आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ देश के अलग, अभी तो हम देश के उत्तरी भागों की बात कर रहे थे कि जिसमें ओलावृष्टि वगैरह हुई, मैं तो कहूंगा अभी पूर्वी भागों की तरफ ये खतरा इसका बढ़ जाएगा, और 4-5 दिनों के बाद प्रेडिक्शन आपका भी बरसात का है? प्रेडिक्शन आपका भी बरसात का है? जी हाँ, अभी क्लियरेंस नहीं होगा, वेदर सिस्टम आते रहेंगे, अलग अलग भागों को प्रभावित जरूर करते रहेंगे, कुछ राहत जरूर मिलेगी। जी, मैं आनंद जी का यहाँ पर रुक करना चाहूंगा, क्योंकि अब आनंद जी, क्या ये जो साइकिल है जिसको कहा रहा है कि मौसम का जो साइकिल है वो बदल रहा है, क्या इसमें रिवर्स इसमें संभव है? क्या ये रिवर्स हो सकता है, या फिर ये इसी जी उपाय क्या किया जाए?
नहीं, उपाय तो देखिए, जो सितारों का कंजंक्शन है, नक्षत्रों का है, उससे हमको ये स्पेसिफिकली नहीं मिल सकता कि किस दिन क्या टेम्परेचर होगा, क्या इतनी बारिश होगी। हाँ, हम सीजन बता सकते हैं कि हाँ अब गर्मी शुरू होगी, क्योंकि वो सूर्य की पोजीशन पे और अर्थ की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। वो सब चीजें छोड़िए, मैं तो सीधा ये कहता हूँ कि अगर आपका टेम्परेचर है, आपकी हवा है, आपका ये सब चीजें, इनका इम्पैक्ट, इसके पीछे कारण क्या है? वो कारण यही है कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है, जो कि आपका दिन का होना चाहिए या रात का होना चाहिए, इसके लिए जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को नेचर के ऊपर छोड़ेंगे, तो जैसा हम आज से 50 साल पहले टेम्परेचर था या 100 साल पहले टेम्परेचर था, उसके बेसिस पे जैसे हमारे पंचांग वगैरह हैं, इन सब से आपकी अच्छी फोरकास्ट हो सकती है। आफ्टर ऑल, पंचांग को अगर आप साइंटिफिकली देखें तो क्या है, इट्स एन एल्गोरिथम। चलिए आनंद जी, मैं आता हूं, एक फाइनल कमेंट नंदिता जी से, उसके बाद क्या वो सब आपने एक हिस्टोरी मतलब बनाया हुआ, वो फोरकास्ट की बात करें, थोड़ा सा एड ऑन कर सकती हूँ उसमें। गुरु अस्त होने वाले हैं 1 अप्रैल से, गुरु अस्त हो जाएंगे, बुध भी शिफ्ट हो जाएंगे अराउंड दैट टाइम, सेम टाइम। तो ये जो युति है ये थोड़ा सा एक्सपैंड होगी, तो थोड़ा सा मौसम में बारिश की जगह ड्राइनेस की सिचुएशन आएगी। लेकिन गुरु अस्त होने से, गुरु ऑक्सीजन का कारक होते हैं, ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि ये जो आपका वायरल अभी फैल रहा है, उसका अतिक्रमण अप्रैल के माह में अधिक हो सकता है। जी, फाइनल कमेंट आपका। गुरु की अगर हम नेचर देखें तो थोड़ा सा वार्म प्लैनेट है, क्योंकि जुपिटर में अभी जो है आप ट्रांजिशन देखेंगे तो थोड़ी सी टेम्परेचर में आपको और ज्यादा वार्मथ फील होगी, लेकिन वेदर जो है वो और भी एक्सट्रीमिटीज पर थोड़ा सा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस दिलचस्प मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही।